हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फॉर्म इंडिया। ये एक एनजीओ है जो पुरुष और बच्चों के हित में काम करती है। तो हमें डोनेट जरूर कीजिए और हमारे साथ इस मुहिम में जुड़िए। डोनेशंस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में कुछ नए कानून इंट्रोड्यूस किए जाने वाले हैं और सबको बड़ी उम्मीद है कि कुछ सुधार आएंगे और लॉज जेंडर न्यूट्रल बनेंगे। लेकिन क्या वाकई में सुधार लाया गया है? तो आज का ये पॉडकास्ट इसी टॉपिक पे है। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट विकास शर्मा, जिन्हें आप विकास नागवान के नाम से भी जानते हैं। करेंटली वो सुप्रीम कोर्ट में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ही इज अ सोशल एक्टिविस्ट एंड ऑल्सो एन ऑथर। तो चलिए स्वागत करते हैं विकास जी का। नमस्ते विकास जी, वेलकम टू फॉर्म इन इंडिया एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। Thank you so much for inviting me. तो जैसे कि आपको पता है, फॉर्म इन इंडिया एक एनजीओ है और हम पुरुषों के हक के लिए लड़ते हैं। और आज पुरुषों के हक के लिए लड़ना हमें इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारे देश में कोई कानून नहीं है जो पुरुषों को प्रोटेक्शन दे सके। इनफैक्ट जब भी किसी पुरुष को तकलीफ होती भी है किसी वजह से और पुलिस स्टेशन वो पहुंचता भी है तो उसकी एफआईआर मोस्ट केसेस में दर्ज नहीं कराई जाती है। और लॉज तो बायस्ड है ही हमारे इस देश में, जो आज तक चेंज नहीं हुए। तो सबसे पहला सवाल आज मेरा ये होगा कि हम सब ने ये अक्सर सुना है कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन या अबाउट द लॉज, और जो रियल लाइफ में जो रियल सिनेरियो में जब उसको अप्लाई करने की बात आती है तो उसमें काफी डिफरेंस आता है। तो अकॉर्डिंग टू यू क्या फर्क आपको नजर आता है जब बात लॉज को एक्चुअल सिनेरियो में मतलब कोर्ट रूम्स में अप्लाई करने की होती है? तो क्या फर्क नजर आता है आपको थियोरिटिकली देखिए और सब प्रैक्टिकली? देखिए सबसे पहला तो दिस इज बेसिकली गुड क्वेश्चन. रीजन बीइंग व्हेनेवर अ लॉ स्टूडेंट स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग कि भी मुझे डिग्री करनी है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसके लिए वो दुनिया इज जस्ट लिमिटेड टू दैट सिलेबस ऑफ द यूनिवर्सिटी. And this information technology has actually brought a lot of information before, at our fingertips. आप गूगल करने की आदत पड़ गई है लोगों को. यस। But everything doesn't go by the book. Different kinds of laws in our country. One is the substantive law, जिसके बारे में आप पढ़ते हैं कि किसी एक आदमी ने दूसरे को गोली मार दी and that person should be punished with death or imprisonment of life, 302, जिसे हम कहते हैं murder. But apart from that, there is a process. आपने आज किसी को अगर एलिगेशन लगी, एफआईआर हुई, तो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन which takes 3 months, 1 year, 2 years, and sometimes many years also. उसके बाद उसका ट्रायल शुरू होता है जब चार्जशीट फाइल होती है. So takes time. तो there is a procedure which is involved. तो 90% ऑफ द टाइम जब कोर्ट में जाते हैं और जो हमने बुक में पढ़ा होता है, तो वो इसलिए अलग लगता है बिकॉज बुक में हमने चीजें पढ़ी होती हैं कि ऐसा करेंगे तो इसका ये रिजल्ट आएगा. बट उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए देर इज अ लॉट ऑफ जद्दोजहद, देर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट, देर आर लॉट ऑफ एविडेंसेस. सो 95% ऑफ द टाइम वो प्रोसीजर चल रहा होता है. दूसरा क्या होता है, देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो. एवरी जज इज ए ह्यूमन बीइंग. दे हैव देयर ओन बाइसेस. किसी ना किसी चीज के लिए टिल्ट रहता है, लोकली या वैसे भी. और उसके अलावा देर आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम लॉ. एक आदमी एक लॉ की, एक जजमेंट की इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से निकाल सकता है अपार्ट फ्रॉम द लैंडमार्क जजमेंट्स. उसके अलावा सो देर आर मेनी फैक्टर्स विच प्ले रोल. कौन सा एविडेंस होगा, कौन सी गवाही होगी, कौन आदमी कोर्ट में आके क्या बोले, और उसको क्रॉस एग्जामिनेशन में किस तरीके से तोड़ा जाएगा. तो इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स जो है ना, वो अननोन फैक्टर्स विच आर नॉट बेसिकली रिटन ऑन गूगल और एनी अदर ब्लॉग्स. वो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो तभी समझ में आता है. कंसिडर इट एज ए जॉब ऑफ अ डॉक्टर. कि आपको ये तो पता है कि बाईपास सर्जरी यूट्यूब पे कैसे होती है, यू कैन वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोस. लेकिन जब तक आप खुद नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं पता लगेगा व्हाट आर द बेसिक कॉम्प्लिकेशंस ओवर देयर. किस चीज का ध्यान रखना है, किस चीज का नहीं रखना है. सो इसी वजह से हमें लगता है कि बिकॉज व्हेन पीपल गो टू कोर्ट, तो उनको बहुत स्ट्रेंज लगता है सारा का सारा सिचुएशन, कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, और जो पढ़ा था वो वैसा दिख नहीं रहा है. एंड दैट इज वाई एक लॉ स्टूडेंट को अच्छा प्रैक्टिसिंग लॉयर बनने में 7-8 साल का टाइम लग जाता है. सो एवरीथिंग डजंट गो बाय द बुक. यस यस। तो जैसे कि अभी जो तीन हमारे पुराने जो मेन लॉस है, जो सीआरपीसी, आईपीसी एंड
इंडियन एविडेंस एक्ट जो अब चेंज होने वाले हैं, तो उसमें एक्चुअली लोगों को ना काफी उम्मीदें थी कि जो जेंडर बायस्ड लॉज है हमारे देश में, सारे जो वुमेन सेंट्रिक लॉज है, वो अब जेंडर न्यूट्रल बनेंगे थोड़ा होने से भी। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं एक्चुअली। जैसे कि कुछ लॉज वगैरह है जहाँ पे घूम फिर कर वो अगेन इट्स काइंड ऑफ पनिशिंग द मैन ओनली। और महिलाएं अगर कुछ गलत करती है या फॉल्स एक्विजिशन लगाती है तो उसके लिए क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसके लिए कोई कुछ बना ही नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं रहे उस चीज के लिए। तो इसमें आपका क्या कहना है कि डू यू थिंक इट इज जस्ट अ ब्रीफ वर्जन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? क्या मतलब इसमें कभी कोई चेंजेस नहीं आएगा जब इतने सारे आजकल हमें सिचुएशंस देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे लड़के इतने सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस बायस्ड लॉज? बहुत लोग लड़के सुसाइड कर रहे हैं इनफैक्ट, और बहुतों की जिंदगी खराब हो रही है इस चीज की वजह से, फिर भी लॉस में कोई चेंजेस नहीं किए गए। उल्टा कुछ लॉस ऐसे ऐड कर दिए गए जो पुरुषों के अगेंस्ट ही है, वो उनके हित में तो है नहीं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे गवर्नमेंट का जो इंटेंट था दैट वाज कि दीज आर द ब्रिटिश मेड लॉज शुड हम्म। गो। अंग्रेजों का बनाया हुआ जिसे काला कानून बोलते हैं। हम्म। बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एवरीबडी गेव दिस काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन कि जितने भी पुराने कानून हैं वो अंग्रेजों ने इसलिए बनाए थे बिकॉज दे वांटेड टू कंट्रोल आवर इंडियन सिटीजन्स आजादी की लड़ाई के टाइम पे, और उनको जाना चाहिए था। बट जो गवर्नमेंट ने जितना जल्दी किया इसको, देर देर वाज अ लॉट ऑफ डेलिब्रेशन which could have been done. हम्म। For any law, a just and fair law is which treats everybody equally. ऐसा नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे देर इज अ सेक्शन 69 ऑफ द न्यू भारतीय न्याय संहिता। यस यस। अभी इट हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर्चुनेटली। हम्म। उसमें इट सेज देर इज अ स्पेसिफिक लाइन कि अगर मैन promises a female of marriage, then gets into physical relation, and then that promise is found to be false. हम्म। In that situation, there is a punishment of 10 years. क्वेश्चन ये है, क्या फीमेल्स प्रॉमिस नहीं करती हैं, हम्म। या फिर फीमेल्स जो हैं प्रॉमिस करके बैकआउट नहीं करती हैं, और there are not any, not many situations where they actually falsely promise the male, and they financially exploit that person. यस। So there should be a reciprocity, equity. रीजन अब ये है कि हमारे देश में जिस तरह के कानून अभी बने हुए हैं, उस लॉज के हिसाब से अगर देखेंगे तो बेसिकली द मेन शुड बी ट्रीटेड विक्टिम्स, बिकॉज देयर वाज अ रिपोर्ट अ फ्यू इयर्स बैक फ्रॉम राजस्थान कमीशन ऑफ वुमेन, दिस वाज स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन। वो कहते हैं कि जितने भी फीमेल ने हमारे अगेंस्ट जो एफआईआर करवाई है, फीमेल का दिस क्राइम अगेंस्ट वुमेन वाला जो केस था, उसमें मेजॉरिटी केसेस वर फॉल्स। हाँ। यस यस। There are many reports हम्म। regarding that. Supreme Court ki, there are many judgments which they say there are chances of exaggeration, there are chances of false implication of the family members or the male people. But चेंज होना चाहिए था। आज की तारीख में जिस तरह के लॉ बने हुए हैं वो इसी तरीके से है, which basically punishes a person based on the gender हम्म। and let the other person go based on the gender itself. हम्म। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिक। अच्छा, दूसरा क्या है कि आपने एक वर्ड यूज किया था कॉन्स्टिट्यूशन। It हम्म। has nothing to do with the constitution because constitutional law is totally different. And as far as we talk about the other law, that is the Bharatiya Nyaya Sanhita or the Indian Penal Code, which is to be repealed, तो अगर उसकी बात करें वो क्रिमिनल लॉ है, और कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग एल्स। कॉन्स्टिट्यूशन डज से कि भाई गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू मेक लॉज फॉर बेटरमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड विमेन। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि जस्ट मेल को पनिश किया जाए। यस So this is एग्जैक्टली। a very unfortunate situation for most of the male members of the society, whether it is related to rape, the outraging the modesty of a woman, or related to this false promise of marriage, or related to dowry or bigamy for that matter, or adultery which has been decriminalized by the Supreme Court few years back. पहले 497 में भी जेल होती थी, और हम्म। उसमें जेल भी ये होती थी कि जो फीमेल है, जो किसी की वाइफ है, एंड शी गेट इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद सम मेल, हम्म। तो उसमें उस फीमेल को सजा का प्रोविजन नहीं था एग्जैक्टली। जो आईपीसी में चल रहा है। तो हम्म। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। द लॉ शुड चेंज बिकॉज लॉ इज अ मिरर ऑफ द सोसाइटी। हम्म। अब जैसे सोसाइटी में चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से चेंज होना चाहिए। आई एम अ फर्म बिलीवर कि देयर शुड बी इक्विटी, देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल पीपल इंक्लूडिंग मैन
and women, children, old aged people, everybody. Everybody, But yes. right now the kind of laws that we have, प्रोसीजर सेम है सबके लिए, लेकिन जो पनिशमेंट है, आप पनिशमेंट के लिए आप ये बोलें कि कोई बीमार है उसको हम कम पनिश करेंगे, आई अंडरस्टैंड दैट। किसी की एज कम है हम्म उसको हम पनिशमेंट कम देंगे बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन। किसी हम्म से 19 साल के लड़के से कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई क्राइम हो गया इन द हीट ऑफ द मोमेंट, भाई कल की डेट में उसकी पूरी लाइफ है और चांसेस है कि वो सुधर जाएगा, ही विल बी अ बेटर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, आई अंडरस्टैंड दैट। बट अगर आप बोलोगे कि भाई आपका जेंडर जो है दैट विल डिसाइड योर पनिशमेंट, दैट इज टोटली रॉन्ग। यस, दैट इज रॉन्ग। इनफैक्ट एक सेक्शन ऐसा भी है जो ये कहती फॉर है द कि सेम फॉर द सेम एक्ट सेम ऑफेंस। यस यस। इनफैक्ट एक सेक्शन ऐसी भी है जो ये कहती है कि अगर क्रिमिनल एक महिला है, तो चाहे उसने जितना भी घिनौना क्राइम क्यों ना किया हो, यू कैन नॉट डिनाई हर अ बेल। तो दिस इज, आई फील दिस इज क्वाइट अनफेयर, क्योंकि एक महिला अगर कोई क्राइम कर रही है तो आप उसको बेल डिनाई मतलब नहीं कर सकती। ये किस तरीके की बात नहीं 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 नहीं, आपका थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है इस चीज को लेके। द सेक्शन डज नॉट से कि आप उसको बेल डिनाई नहीं करेंगे बिकॉज शी इज अ वुमन, है? बट दिस इज एन एडिशनल ग्राउंड ऑफ गेटिंग बेल। ओके ओके, अच्छा। यू हैव टू कीप इट अंडर कंसिडरेशन दैट हम्म। शी इज अ फीमेल। तो जैसे अगर मान लीजिए देर 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 आर टू पीपल हु चीटेड समबडी, हम्म एक मेल एक फीमेल है, हम्म। और दोनों को 7 साल की जेल, अभी आईपीसी के हिसाब से सेक्शन 420 विल बी इन्वोक्ड, तो हम्म 7 साल की जेल का प्रोविजन है। एंड व्हेन बोथ ऑफ दीज पीपल फाइल द बेल एप्लीकेशन, हम्म। तो दोनों की कंडीशन ऑलमोस्ट 90% सेम रहेंगी, ओनली वन कंडीशन विल एक्स्ट्रा विल बी गिवन टू द फीमेल, that just because she is a female it has to be considered, that's it. So this is an extra ground, एक्स्ट्रा ग्राउंड मतलब वो एक extra एडेड ground, प्रिविलेज बन गया है। exactly, added privilege है। और although courts also see other factors, but this is an additional factor, additional ground which has been given, or that is again, that is only based on gender, यस no education, no age, no infirmity, no qualification, nothing is seen, no यस। modus operandi is seen, बस आपको additional ground दे दिया कि this is the additional ground, आप इसके बेस पे करेंगे। एग्जैक्टली। यहाँ पे ना मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी, बिकॉज आई एम क्यूरियस टू अबाउट दिस, कि जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहां पे आपके एक लॉयर्स का ग्रुप होगा जिसमें आप सब बैठ के डिस्कस करते हैं। तो क्या आपके ग्रुप में ये डिस्कशन चलती है कि जो ये नए लॉज आ रहे हैं वो कितना बायस्ड है, या फिर उसको हटाने के लिए क्या कुछ डिस्कशंस या कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है बाय द लॉयर्स? देखिए लॉयर्स में देर आर फ्यू पीपल, we when we talk about these kind of laws तो हम कहते हैं कि ठीक है यार, this is unconstitutional to some extent, हम्म बट सिर्फ लॉयर के पिटिशन फाइल करने से लॉ चेंज नहीं होता है। हम्म प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो देर आर टू पीपल, दो टू बॉडीज विच एक्चुअली आर एबल टू मेक लॉ। हम्म वन इज द गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव बॉडी, हम्म जिसमें 500 से ज्यादा लोगों को आप लोग वोट देके, हम लोग वोट देके पार्लियामेंट में भेजते हैं, वो हम्म उस पर डिबेट करते हैं, सब चीजें होती हैं, एवरी पर्सन इज अ वॉइस ऑफ दैट एरिया जहाँ से हम्म वो एमपी बन के आते हैं। हम्म दूसरा इज सुप्रीम कोर्ट which has given the exclusive authority to make some laws हम्म as per our constitution। दोनों की बैकबोन जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, दे शुड हैव ब्रॉड ब्रॉड शोल्डर्स, और छाती इतनी मजबूत होनी चाहिए, दे शुड बी एबल टू कंसीडर एंड एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, हम्म कि भाई सोसाइटी के लिए ये अच्छा है तो हमें ये करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम इसको इसलिए कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हमें लगता है कि सोसाइटी में इस तरह का मैसेज ठीक जाएगा, गलत जाएगा। दिस इज लॉ, दिस इज हाउ लॉ शुड बी, एंड दिस इज हाउ लॉ शुड ट्रीट एवरीबडी। हम्म तो पिटीशन फाइल हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में फाइल भी हुई है पिटीशन टू चैलेंजिंग द न्यू लॉज। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या करता है वो तो बात की चीजें हैं, वो आई कांट कमेंट ऑन दैट बिकॉज दैट इज ऑलरेडी मैटर सब जुडिस। हम्म बट आई थिंक गवर्नमेंट को जो अगर लॉ चेंज होंगे तो उसके लिए दैट कैन ओनली बी डन व्हेन सब लोग रोड पे उतर के आए और बोले कि नहीं, दिस इज नॉट नॉट द लॉ विच वी वांट। हम्म। लॉ लॉ को चेंज करने के दो ही रास्ते हैं, सड़क से या संसद से। बहुत सही बात कही है आपने। तो दोनों में से कोई अगर एक चीज होगी तो हम्म लॉ चेंज हो जाएगा। जो आई एम गिविंग एन एग्जांपल, अभी फार्मर्स के जो बिल आए थे, हम्म कानून आए थे हमारे, हम्म तो उसमें क्या हुआ, 1 साल तक हमारे जो किसान भाई थे वो जाके बॉर्डर पे बैठे, हम्म और दिल्ली को उन्होंने एक तरीके से बिल्कुल बंद कर दिया था 1 साल के लिए, और 1 साल के बाद गवर्नमेंट ने उन कानूनों को वापस भी लिया।
तो यस। सड़क से उन्होंने संसद में चेंज की चीज। हम्म। बट प्रॉब्लम इज कि बाकी के जो मैन, द अदर मैन विच आर देयर, बेसिकली सफरर, वो यूनाइटेड नहीं है। दे शुड कम और दे शुड टेल द गवर्नमेंट कि भाई अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो हम वोट नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। भाई देयर आर मेनी टैक्स पेयर्स ऑल्सो। और फॉल्स यस। इम्प्लीकेशन के चांसेस तो हमेशा होंगे। व्हेन यू गिव सम राइट टू समबडी, when you give some authority and power to somebody and privilege to somebody, there will always be chances of misuse of that power, authority and privilege. There should be some checks and balances at least. या तो आप ये बोलो कि अगर आपने कोई लड़की ने कोई एफआईआर कर दी और कल की तारीख में वो पता लगा कि दैट इज फॉल्स एफआईआर, और तब बोलो कि हाँ जितनी पनिशमेंट हमें आपको आपने उसके अगेंस्ट करनी थी, हम आप विल डेफिनेटली पनिश यू इन एवरी केस। यस यस। बट उसका प्रोविजन नहीं है। आई हैव नॉट सीन मेनी केसेस वेयर द एफआईआर इज बीइंग रजिस्टर्ड अगेंस्ट अ गर्ल। देयर आर फ्यू केसेस जहां पे लड़की के अगेंस्ट एफआईआर हुई है। इवन हमारे 30,000 कोर्ट में, दिल्ली के 30,000 कोर्ट से भी एक हमारे जज साहब हैं, उन्होंने डायरेक्शन दिया था इसी तरह के केस में कि लड़की और लड़की के जो फादर हैं उनके अगेंस्ट एफआईआर होनी चाहिए, उनके अगेंस्ट केस चलना चाहिए बेसिकली। यस। लेकिन देयर आर नॉट मेनी केसेस। अगर 100 200 500 केस में से एक केस ऐसा हो भी गया, बाकी 499 लोगों को कौन न्याय दिलाएगा? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट यहाँ पे और एक बात भी आती है ना, जो जब फॉल्स केसेस करती है लड़कियां, चाहे वो 498 ए को लेकर हो या डाउरी को लेकर हो, फिर अगर वो लड़की केस, सपोज उसने फॉल्स केस किया, तो डेफिनेटली उसके पास एविडेंस तो होंगे नहीं दिखाने के लिए कुछ भी। तो उसमें और एक चीज जो गलत लगता है वो ये है कि कोर्ट भी उस लड़की को टाइम पे टाइम दिए जाते हैं। वो केस जो है वो 8 साल 9 साल 10 साल तक खींचते जाते हैं, और लड़कियां कभी प्रेजेंट नहीं होती है, कभी कुछ बहाने मार देती है, लेकिन एविडेंस नहीं ला पाती। तो आई थिंक इन दैट केस कोर्ट्स को भी मतलब एक रूल्स बनाने चाहिए कि अगर वो एविडेंस इतने टाइम तक नहीं ला पाए तो उस केस को हम डिसमिस कर दे। लेकिन ये चीज नहीं होता है, जैसे कि ये खींचता जाता है और अगर लड़की नहीं आ रही है तो भी केस चलता जा रहा है। तो इसमें आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए ये तो हमारा प्रोसीजर है बेसिकली, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, कि कोई भी अगर विक्टिम है, हम्म। क्योंकि हम ये तो नहीं बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए 500 एफआईआर होती है तो 500 की 500 झूठी हैं, हम्म। और हम ये भी नहीं मान सकते हैं कि 500 की 500 सच्ची होंगी। हम्म। तो दिस इज बेनिफिट शुड बी गिवन टू एवरी पार्टी। बट हाँ, वो जो बाकी कुछ कंट्रीज में इस तरह के कानून बने हुए हैं कि भाई आपको एक या दो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, अगर आप नहीं आते हो देन विल प्रोसीड फॉरवर्ड। उसमें यस। थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए इसी वजह से, क्योंकि देयर आर मेनी वेज टू डिले अ क्रिमिनल ट्रायल। हम्म। तो विक्टिम नहीं आ रही है, गवाह नहीं आ रहे हैं, आईओ नहीं पहुंच रहे हैं, एफएसएल की रिपोर्ट 2 2 साल तक नहीं आती है कभी कभी। मतलब अगर आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहिए और आपको न्याय चाहिए ना, कोर्ट के जो हमारे केसेस हैं उसका ओवरबर्डन है, अगर वो कम करना है तो आपको प्रोसेस तो स्विफ्ट करना पड़ेगा। उसका तो कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं। हम यहाँ देखते हैं कि हाई कोर्ट कई बार डायरेक्शन दे देता है कि 1 साल में केस खत्म कर दो, ट्रायल कोर्ट को। यस। मैंने देखा है ये सब चीजें कि कोर्ट, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है ट्रायल कोर्ट को कि 1 साल में इस केस को खत्म करो। वो हम्म। केस उसके बाद भी 5 5 साल चल रहा है। ओके। तो ये भी चल रही है सिचुएशन। वी हम्म। कांट से कि भाई ऐसा नहीं हो रहा है, हम्म। बिकॉज केसेस इतने ज्यादा है। जब तक केस खत्म नहीं होंगे तब तक बर्डन कम कैसे होगा? नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। केसेस बहुत ज्यादा है एंड आई थिंक कोर्ट्स कम है, जजेस कम है, उसकी वजह से आई थिंक ये सब बहुत चीजें कॉम्प्लिकेटेड बन चुकी है और इसलिए केसेस सालों साल तक चलती रहती है। हमारे और पॉलिटिशियन खुद नहीं चाहते हैं कि केसेस खत्म हो जाए, उनके अगेंस्ट जो केसेस हैं वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, जल्दी जेल हो जाएगी। वो इसलिए वो भी। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट हैज टू पास सो मेनी ऑर्डर्स कि आप जजेस की अपॉइंटमेंट कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए और सो ऑन सो फोर्थ। स्पेशल एग्जैक्टली। कोर्ट बनाइए, करना चाहिए ना। वही, और कुछ हो भी नहीं रही है, वही सबसे ताज्जुब की बात है। इट्स अ अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर सिटीजन्स कि जस्टिस सिस्टम नाम है लेकिन उसमें जस्टिस कहीं नहीं दिखता है लोगों को। एंड जैसे हमें अक्सर विक्टिम्स जो है वो मैसेज करते हैं, अक्सर सबका यही क्वेश्चन होता है कि मेरी जो पत्नी है वो मुझे परेशान कर रही है, मेरे माँ को, माता जी को परेशान कर रही है। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ कि वो मुझे टॉर्चर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो अब अगर मैं कंप्लेन करता हूँ तो वो मेरे अगेंस्ट कंप्लेन कर देगी तो मैं फंस जाऊंगा। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हर कोई पूछता है कि मेरी पत्नी मुझे टॉर्चर कर रही है तो अब मैं क्या करूँ। तो आप इसमें एक कुछ अगर छोटा सा कुछ एक बता पाए हमारे ऑडियंस को कि अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आप ये कीजिए। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अगर किसी की वाइफ धमका रही है, हम्म। सिंपल धमका रही है कि मैं तुम्हें फिजिकली असॉल्ट करूंगी या कुछ और आपके साथ गलत कर दूंगी, देन यू कैन ऑलवेज फाइल एन कंप्लेंट अंडर सेक्शन 506 आईपीसी, जिसे हम्म। बोलते हैं हम क्रिमिनल इंटिमिडेशन।
हम्म नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है, एनसीआर रजिस्टर होती है, बट आप यू कैन परस्यू क्रिमिनल कंप्लेंट। अगर आपकी वाइफ आपको परेशान कर रही है, धमकी दे रही है, बोल रही है कि मैं आप मतलब कि कुछ आपके तुम्हारे अगेंस्ट कुछ गलत कर दूंगी, मुझे कुछ पैसे दो, या फिर जो भी कोई भी चीज डिमांड कर रही है लीगल, तो उस डिमांड से को आप काउंटर करने के लिए यू कैन ऑलवेज फाइल ए कंप्लेंट ऑफ एक्सटॉर्शन। हम्म आप किसी से जबरदस्ती कोई चीज मांग रहे हो डरा धमका के, वो एक्सटॉर्शन की कैटेगरी में आता है, ब्लैकमेल की कैटेगरी में आता है, यू कैन टेक दैट एक्शन। अगर हम्म आपकी वाइफ के आपके जो रिश्तेदार हैं सोसाइटी में आप लोगों को डिफेम कर रही है, आपके अगेंस्ट झूठ झूठ बातें बोल रही है, देन यू कैन ऑलवेज परस्यू द कंप्लेंट ऑफ डेफेमेशन अगेंस्ट द वाइफ। मदर इन लॉ फाइल कर सकती है, फादर इन लॉ फाइल कर सकते हैं, ब्रदर इन लॉ फाइल कर सकते हैं। आप कुछ करें या ना करें, जिसको आपके अगेंस्ट केस फाइल करना वो तो करेंगे ही ना। हम्म आप अपने हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे बिल्कुल। तो ऑब्वियसली इट डजंट मेक एनी सेंस। एवरी केस इज डिफरेंट ऑल दो, लेकिन यू हैव टू सी कि किस तरह की सिचुएशन है। मैंने देखा है कुछ केसेस में जो घर की बहू होती है वो कई बार अपनी सास पे हाथ उठा देती है, ससुर पे हाथ उठा देती है, ननद की पिटाई कर देती है, कहती है कि मैं तो बहू हूं, मैं एफआईआर कर दूंगी तुम्हारे अगेंस्ट, तुम्हें जेल की चक्की पिसवाऊंगी, बेसिकली दिस इज द लाइन दे यूज। यस यस। अगर वो किसी को हर्ट करती है तो यू कैन ऑलवेज क्लिक द पिक्चर, यू कैन ऑलवेज परस्यू अ कंप्लेंट अगेंस्ट दैट लेडी। हम्म वो तो आपके अगेंस्ट कर ही सकती है ऑब्वियसली, तो आप भी तो कर सकते हो, देयर आर अदर सेक्शंस आल्सो। हम्म। कई बार देखा है कि बहू जो है अपनी सास के जो ज्वेलरी है वो अपनी अलमारी में से लेके चली जाती है, दैट इज थेफ्ट। हम्म या फिर किसी बहू ने बोला कि मैं आप सासू जी मुझे अपनी ज्वेलरी दे दीजिए, मुझे कहीं शादी में जाना है, और वो लेके चंपत हो गई, वहीं रह गई, अपने माँ के पास छोड़ आई, हम्म। तो यू कैन परस्यू डिमांड दैट ज्वेलरी बैक, क्योंकि दैट इज द स्त्री धन ऑफ द मदर इन लॉ। यस। तो जो सेक्शन 406 मदर इन लॉ के ऊपर एप्लीकेबल है वो डॉटर इन लॉ पे भी तो एप्लीकेबल है, बहू के ऊपर भी। आप हम्म 406 की एफआईआर करवाइए अगर वो नहीं दे रही है तो। हम्म। बट प्रॉब्लम ये है कि लोग कहते हैं कि बहू है तो हम उसके अगेंस्ट नहीं करेंगे, हम ज्यादा वो हाँ। करेंगे। यस। देखिए, कोर्ट में न्याय की चक्की जो है ना वो चलती थोड़ी स्लो है, बट बहुत इफेक्टिव है अगर आप उसको ठीक से यूज करेंगे तो। यहाँ पे और एक बात मैं पूछना चाहूंगी, वो है वो कॉल रिकॉर्डिंग वाली बात। कई सारे हाई कोर्ट्स ने कहा है कि कॉल रिकॉर्ड आप नहीं कर सकते, उसमें लाइक इट्स इन्वेशन टू प्राइवेसी एंड ऑल। तो उसमें भी बहुत लोग ये पूछते हैं कि जैसे मैंने अपने फोन पे बात की, मैंने अपनी बीवी से या अपने फादर इन लॉ से, और वो लोग मुझे फोन पे कुछ धमकी दे रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, और मेरे पास से वही जरिया है उस चीज को प्रूव करने का दैट मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है और वो जो बोल रही है वो गलत है। तो इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने कहा है कि यू कैन नॉट रिकॉर्ड फोन कॉल्स, बट उनके पास भूल वही एक जरिया है। भूल जाइए बहुत सारी चीजें। हम्म अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं और आपके फोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग है, हम्म मैं और आप बात कर रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे की कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, दैट इज नो ऑफेंस, कोई क्राइम नहीं है ऐसा। ओके। लेकिन अगर मैं आपकी और आपके साथ में किसी तीसरे आदमी की बात चल रही है उसको रिकॉर्ड करता हूँ, दैट इज एन ऑफेंस दैट आई कैन नॉट यूज ओके मोस्ट ओके। ऑफ द टाइम, दैट इज ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। लेकिन हम्म। हम आपस में बात कर रहे हैं तो रिकॉर्ड करेंगे ही ना। अगर किसी के सास ससुर का फोन आ रहा है, फोन पे धमकी दे रहे हैं, वो रिकॉर्ड कर सकता है। आपके फोन में बहुत, देर आर सो मेनी मोबाइल फोन्स, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होती है, क्या कर सकते हो। ओके ओके। आपको अपने प्रूफ करने के लिए जो चीजें रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में एविडेंस के स्टेज पे आएगा कि क्या क्वेश्चन उठेंगे क्या नहीं उठेंगे, विल डिसाइड दैट लेटर ऑन। हम्म। एटलीस्ट यू विल हैव प्राइम एफएसआई समथिंग फॉर यू। यस, एटलीस्ट एविडेंस तो होंगी साथ में कि मेरे पास है ये आप दिखाने के अगर लिए। जो भी आदमी ये बोलता है कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, उसको बोलिए कि रिकॉर्डिंग इज दी ओनली ऑप्शन वी हैव। हाँ, हम्म किसी तीसरे आदमी की रिकॉर्डिंग मत कीजिए कि को दो तीसरे अलग थर्ड पार्टीज बात कर रही है, उनकी रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, दैट इज क्राइम। वो नहीं करना, आपस में तो कर ही सकते हैं, आप कीजिए, बिल्कुल कीजिए, बिकॉज यू आर इंक्लूडिंग योर सेल्फ। ओके। और लास्टली, जैसे अभी आपने कहा था कि सेक्शन 69 को लेके बहुत बातचीत चल रही है, कुछ और सेक्शंस भी है, जैसे सेक्शन 74 हो या 80 हो या 84 हो। तो जैसे एक सेक्शन है सेक्शन 80 में जो बोलते हैं ना कि दाउरी डेथ, कि अगर महिला की डेथ विद इन 7 ईयर्स के अंदर हो जाती है किसी भी कारण, तो उसको दाउरी डेथ ही पकड़ेंगे अगर कंप्लेंट करते हैं महिला के घर वाले। तो कभी कभी ऐसे केसेस भी देखे हैं मैंने जहाँ पे लड़की किसी और कारण से वो सुसाइड करती है या कुछ, लेकिन लड़की के घर वाले जो है वो लड़की को फंसा देते हैं ये कहकर कि उसने मारा पीटा। तो इसमें आप कुछ सजेस्ट करेंगे ऐसे विक्टिम्स को कुछ? देखिए, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा, बिकॉज आई वी वी कैन हैव अ हेल्दी डिस्कशन। ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि हमारे यहाँ बहुओं की सिचुएशन काफी खराब रही है। यस। और 1980s 90s तक भी ऐसे सिचुएशन होती थी जहां बहू को जिंदा जला दिया जाता था। हम्म हम्म तो दिस डाउरी डेथ केम इन पिक्चर जस्ट
टू पनिश दोज पीपल जो ऐसी सिचुएशन होती है, क्योंकि मर्डर को प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कब बहुत बार। और डाउरी डेथ का जो है, इफ देर इज द डाउरी डेथ इज नॉट कि भाई किसी बहू की 7 साल के अंदर जो है अननेचुरल डेथ हो गई, दैट इज नॉट डाउरी डेथ। उससे पहले जस्ट बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी, दैट मीन्स देयर वाज सम इलीगल डिमांड, सम हरेसमेंट, ठीक। तो वो डाउरी डेथ माना जाता है, और उसकी पनिशमेंट वो है, वो काफी सिवियर पनिशमेंट है। बट जो सिचुएशन जो लॉ लेके आया गया था, दैट वाज विद द इंटेंट कि उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा डर हो जो अपनी बहू के अगेंस्ट कुछ गलत कर सकते हैं। देयर इज अ जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कंसराज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब रिलेटेड टू 304 बी, दैट इज डाउरी डेथ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर किसी की, वैसे सिंपल बता रहा हूँ, कि किसी की बेटी की अगर डेथ हो गई अपने ससुराल में जाने के बाद, ऑब्वियसली दैट पर्सन इज डेवेस्टेटेड। बेटी प्यारी तो सबको ही लगती है, बट पीपल हैव टू कंसीडर कि किसी की बीवी, किसी की बहू भी तो थी वो। बट बिकॉज ऑफ दिस प्रिजम्पशन अगेंस्ट द इन लॉज, और गुस्से में तो आदमी सही भी लिखता है, झूठ भी लिखता है, गलत भी लिखी जाती हैं चीजें। बट क्वेश्चन ये है कि अगर शादी के 7 साल के अंदर हस्बैंड की अननेचुरल डेथ हो जाए, एंड हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग टुगेदर सेपरेटली, अपने परिवार से अलग रहते हैं अपना मजे में, तब डेथ हो जाए, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? तब किसको सजा देंगे? विल यू से कि तुम वाइफ को सजा दी जाएगी, शी वाज हैरेसिंग दैट पर्सन? नहीं, देयर शुड बी सम इक्विटी। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट ऐसे केसेस हुए भी है जहां पे वाइफ के हरासमेंट की वजह से हस्बैंड ने सुसाइड किया, लेकिन द वाइफ इज जस्ट फ्री रोमिंग अराउंड और दूसरी शादी कर ली एंड शी इज लिविंग हर लाइफ, लेकिन उसको आज बहुत तक केसेस, जस्टिस नहीं मिली है। बहुत केसेस हैं ऐसे, बहुत हम्म, केसेस हैं। बिल्कुल। विकास जी, लास्टली नाउ वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट। तो लास्टली आप हमारे सारे व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कोई मैसेज देना अगर आप चाहते हैं तो? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने काफी टाइम पहले, जब व्हेन आई वाज स्टडीइंग लॉ, तो उस टाइम पे ना हमारे यहाँ पे पहले एक लाइन होती है, जब कोर्ट में जाते हैं, बाकी सब जगह जाते हैं, लोग उसे कहते हैं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। हम्म। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे कानून नहीं पता था। एंड देयर आर 1000 टाइप्स ऑफ लॉज जहां आपको पनिशमेंट होती है। सो आई सजेस्ट इज कि लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, सिविक्स पढ़ाई जाती है, साइंस पढ़ते हैं लोग, और उसके बाद अपना मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ी जाती है, बायोलॉजी पढ़ी जाती है, लेकिन लॉ इज समथिंग विच गवर्न्स यू। आपके पैदा होने से पहले प्रीनेटल डायग्नोसिस होती है। जब आप पैदा होते हो तो उसमें आपके टीके कौन से लगेंगे, वैक्सीनेशन कौन सी होगी, उसके लिए अलग कानून है कि किस टाइम पे कब करना है। बच्चे की देखभाल करनी है, देयर इज अ लॉ रिलेटेड टू दैट। बच्चा स्कूल जाता है, देयर इज अ लॉ रिलेटेड टू दैट। एजुकेशन पॉलिसी है हमारी। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है हमारे पास, अगर बच्चे से कोई गलती हो जाती है। बच्चा जब 18 साल का होता है, उसकी मेंटेनेंस से रिलेटेड चीजें होती हैं कि बेटा बेटी अपने फादर से और बाकी लोगों से क्या चीज ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं। फिर उनकी शादी होती है तो मैरिज लॉज एप्लीकेबल होते हैं। फिर उनके बच्चे होते हैं तो उनके मेंटेनेंस से रिलेटेड लॉज हैं, अडॉप्शन से रिलेटेड लॉज हैं, वो कानून जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद आप डाइवोर्स से रिलेटेड बात कर सकते हो। और मान लीजिए 60 70 80 साल का कोई मर जाता है, तो मरने के बाद उसके इनहेरिटेंस सक्सेशन के जो लॉज हैं, विल है, प्रोबेट है, सब चीजें हैं, वो लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। तो आप समझिए कि एक आदमी के पैदा होने से लेकर मरने के बाद तक जो कानून है, दैट गवर्न्स दैट पर्सन। तो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द लाइफ, जो लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज लॉ। एजुकेट योर सेल्फ, यस। ताकि पुलिस वाला आपको परेशान ना कर सके, कोई एसडीएम आपको परेशान ना कर सके, गवर्नमेंट आपको परेशान ना कर सके। और जो बाकी के, जब आप कोर्ट में जाते हैं तो एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है वहां पे। हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वही नहीं पढ़ाई जाती है। यस। आप जितना खुद को एजुकेट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, आपको करना चाहिए। सो माई मैसेज इज टू एवरीबडी कि आप चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, एटलीस्ट यू शुड हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, ताकि आप अपने राइट्स जान सकें, आप रेमेडीज जान सकें, उनको इन्फोर्स कर सकें। व्हेन एवरी सिटीजन इज विजिलेंट, एवरी सिटीजन इज एजुकेटेड, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज एबल टू अवेल द रेमेडीज बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो देश बदल जाएगा।
बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि लॉज़ का जानना बहुत ज़रूरी है और हमारे देश में मैक्सिमम 99 या 98% लोगों को पता ही नहीं है लॉज़ के बारे में कि कौन-सी लॉज़ कहाँ कैसे अप्लाई की जाती है, फिर लॉज़ क्या-क्या है। और ये सही बात है एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर लॉज़ लोग जान जाएँगे तो आई थिंक वो खुद बहुत सारी चीज़ें कर पाएँगे, बिना किसी के मतलब मतलब अगर कोई उनको मिसलीड कर रहा हो तो वो भी नहीं होगा, आई थिंक वो भी रुक जाएगी क्योंकि उसको खुद पता है कि क्या-क्या करना है। एंड इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट, आपने जो मैसेज दिया इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी मच नीडेड। एंड विकास जी, दिस वाज़ एन अमेजिंग पॉडकास्ट विथ यू। वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इन्फॉर्मेटिव, एंड आई एम होपफुल कि ये देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों को ये समझ में आएगा कि लॉ जानना उनके लिए कितना ज़रूरी है। एंड आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, जहाँ पे हम बात करेंगे लॉस के बारे में एंड विल आल्सो टेक अप सम क्वेश्चंस फ्रॉम आवर व्यूअर्स। सो विकास जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट हैज़ बीन सो इंसाइटफुल फॉर मी। आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जो आपको अप्रोच करते हैं यस, एंड यू बेसिकली आर कनेक्टेड टू अ लॉट ऑफ पीपल, यस। and that is why these are so specific questions. And thanks for inviting me. It has been so good for the session. थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you so much.